क्या 100 दिनों के अंदर एम्स का सपना पूरा हो सकता है? नॉर्सेट क्रैक हो सकता है? सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल है। 1 लाख स्टूडेंटों में एक सीट को पाना, क्या यह वास्तविकता में संभव है? क्या यह बिल्कुल सिंपल है? मैं बोलूं थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। इसी वक्त हजारों एस्पिरेंट्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। कुछ पढ़ते जा रहे हैं बिना स्ट्रेटजी के, कुछ स्टूडेंट बिना कोई टारगेट रख करके पढ़ रहे हैं, किन्हीं के पास में रिसोर्सेस की कमी है, बस किताबों को पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस को निकालते जा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं टारगेट के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को नॉर्सेट 11 को क्रैक करना है तो याद रखिएगा, आपके पास में 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे कंसिस्टेंटली या कंटिन्यूअस स्टडी पैटर्न। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के पास में होना चाहिए कंटिन्यूअस स्टडी पैटर्न। मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर करता है आप क्या कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, कॉन्टिन्यूअस अगर आप लोग पढ़ रहे हो, तो फिर आप लोग सही दिशा में जा रहे हो। यदि आप लोग डिसिप्लिन पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप लोग डिसिप्लिन पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग सही दिशा में जा रहे हो। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन पढ़ाई कर रहे हो और सेल्फ मोटिवेटेड स्टडी कर रहे हो, तो आप लोग सही दिशा में जा रहे हो। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। भाई सेल्फ मोटिवेटेड किसे कहते हैं? वो एक मजबूरी जो आप लोगों को कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार कर रही है। 12-12, 14-14 घंटे, अगर आप 12-12, 14-14 घंटे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिएगा कि आप लोगों का स्टडी पैटर्न एकदम सही है। यकीन मानिएगा आप लोगों का स्टडी पैटर्न एकदम सही है। लेकिन जब भी आप लोग टूटोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का एक ही चीज काम आएगा, और वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन। तो अपनी टेबल के ऊपर उस मजबूरी को मेंशन कर लीजिएगा, अपनी टेबल के ऊपर उस मजबूरी को मेंशन कर लीजिएगा जो कि आपको ताकत देता है कठोर मेहनत के लिए। उस मजबूरी को आप लोगों को मेंशन करना है, ताकि आप लोगों को बाहर की तरफ हर बार सेल्फ मोटिवेशन के लिए शेरों शायरों की जरूरत नहीं पड़े। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन पढ़ाई करनी है। डिसिप्लिन पढ़ाई का मतलब एक टारगेट बना करके पढ़ना है कि हमारा स्टडी इस पैटर्न पे कंप्लीट होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन सेशन इस पैटर्न पे कंप्लीट होना चाहिए, हमारा मंथली रिवीजन इस पैटर्न पे होना चाहिए। मतलब डिसिप्लिन पढ़ाई करना है। और अगर ये तीनों चीजें आप लोग के पास में है तो नॉर्सेट क्रैक करना अगर आप लोग चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है। सबसे पहली बात करते हैं आप लोगों के सामने कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों से कि नॉर्सेट 10 के लास्ट 100 डेज के कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में कि किस पैटर्न पे हम लोग स्टडी को मेंटेन करेंगे। नॉर्सेट 11 का जो एग्जाम है 100 डेज का, उसको किस प्रकार से अपन कवर कर सकते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्या क्या प्लान होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सभी चीजें मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने वाला हूं। देखो नॉर्सेट 11 आपके सामने एग्जाम तैयार खड़ा हुआ है। अब ये नॉर्सेट 11 को कौन कौन देने वाला है? सबसे पहली बात तो ये 2 पैटर्न के आदमी रहेंगे, 2 कैंडिडेट्स इसमें बैठेंगे। एक तो फ्रेशर्स बैठेंगे और एक आप लोगों के पास में रिपीटर्स बैठेंगे। क्या आपको ये वाली बात क्लियर है? ये हर बच्चे को पता है कि आपके सामने रिपीटर्स और फ्रेशर्स दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट बैठने वाले हैं। रिपीटर्स जो मे बी पॉसिबल 7 में बीट खाए हो, 8 में खाए हो, 9 में खाए हो, 10 में खाए हो और उनका फाइनल टारगेट 11 हो। फ्रेशर्स वो जो कि नॉर्सेट 11 को फर्स्ट टाइम में क्रैक करना चाहते हैं, या फिर फ्रेशर्स वो जो कि लंबे समय से पढ़ाई से छूट चुके हैं और उनको अभी सिलेक्शन लेना है। तो 2 कैटेगरी के आपके सामने कैंडिडेट्स हो गए, एक तो फ्रेशर्स हो गए और आपके सामने हो गए एक रिपीटर्स। दोनों का एम एक ही है। पहले ये समझो कि आप लोगों के प्रीलिम्स और मेंस की डिमांड क्या होती है, उसके बाद में आप लोगों को मैं सेपरेट स्टडी पैटर्न बताऊंगा। यदि आप लोग फ्रेशर्स हो तो किस स्टडी पैटर्न पे पढ़ाई करना चाहिए, यदि आप लोग रिपीटर्स हो तो आपको किस स्टडी पैटर्न पे पढ़ाई करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के डिमांड की, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि प्रीलिम्स और मेंस का एग्जैक्टली गेम क्या है। शॉर्ट रिव्यू के अंदर बात करूं, प्रीलिम्स जो आपके पास में आ रहा है वो आपके सामने 100 क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा है।
कुछ ही दिनों के बाद में, एवरेज 15 डेज के बाद में मेंस आपके पास में आ रहा है 160 क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा है। दोनों के अंदर एक ही की रोल रहेगा, और की रोल है आपके पास में टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ, और सेकंड नंबर पे नेगेटिव को कंट्रोल कर लो। बस मैटर नहीं करता आप लोग कितना पढ़ते हो, मैटर करता है कि आप लोग किस प्रकार से जो पढ़े हो उसको अप्लाई करते हो। ज्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करने के लिए। इसके लिए एक दिन में सार नहीं आता है, इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों, याद रखना। आपके सामने 2 पैटर्न के अंदर प्रीलिम्स और मेंस बना, ये क्यों बना? मैं बात करूं 100 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चंस आपके आ गए नर्सिंग के, 80 क्वेश्चंस आ गए आप लोग के सामने नर्सिंग के, और 20 क्वेश्चंस जो आपके पास में आ गए वो आ गए बच्चों नॉन नर्सिंग के। ठीक है भाई, यहां पर जो 160 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली किसके आएंगे? नर्सिंग के आएंगे। तो फिर इसमें डिफरेंस क्यों है, क्या जरूरत पड़ी भाई? यहां पर आप लोग के सामने आपको अगर पूछा जाए कि प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, एक ही आंसर निकल के आता है। जो प्रीलिम्स है वो वन लाइनर कंसेप्ट के ऊपर आने वाला पेपर है, वन लाइनर कंसेप्ट के ऊपर आने वाला क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे सर ये तो लेंदी पेपर आता है। देखो वन लाइनर होगा लेकिन लेंदी होगा, वन लाइनर होगा, फोकस करेगा वन लाइनर कंसेप्टों के ऊपर। इजी टू मॉडरेट, इजी टू मीडियम आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। रिजल्ट आप लोग का परसेंटाइल बेस पर रहेगा, और सबसे बड़ी बात जो ये पेपर होगा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसकी आपकी जो क्वालिफाइंग होगा इसका मतलब इसके नंबर आपके मेंस के अंदर नहीं जुड़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वन लाइनर कंसेप्ट पे अच्छी तरीके से कमांड करनी है, बुक्स पे ज्यादा फोकस करना है, टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। और फाइनली बात करें आपका 160 का मेंस का पेपर, ये आपका क्लिनिकल जजमेंट के ऊपर होगा। एम्स ये चाहता है आप लोगों से कि मैं जब अपने फाइनल रिक्रूटमेंट लूं नर्सिंग ऑफिसर्स का, उनके अंदर क्लिनिकल जजमेंट क्राइटेरिया कितना सॉलिड है। वो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर क्लिनिकल नॉलेज कितनी है, क्लिनिकल जजमेंट और क्रिटिकल केयर डिसीजंस आपके कितने परफेक्ट हैं। क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल जजमेंट, क्लिनिकल डिसीजन पावर आप लोग की कितनी सॉलिड है। मतलब यहां पर किताबी ज्ञान नहीं चलेगा, यहां पर बुक्स का ज्ञान चलेगा, यहां पर किताबी ज्ञान नहीं चलेगा। अब स्टूडेंट अलग अलग तरीके से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। प्रीलिम्स कंप्लीट किया, दोबारा से मेंस के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले कंडीशन को समझिएगा, तैयारी अलग नहीं होती है, एक ही होती है, बस अब कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। मैं बात करता हूं रिपीटर्स के लिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने रिपीटर्स की स्ट्रेटजी को लेकर के। अगर आप लोग रिपीटर्स है तो आप इसको फॉलो करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। सबसे पहली बार रिपीटर्स, रिपीटर्स के अंदर 100 डेज आपके पास में, एवरेज 100 डेज आपके पास में रिमेनिंग है। रिपीटर्स बीट का है, उन्होंने बोला नहीं अब तो मैं तैयारी शुरू करूंगा और जीरो से पढ़ना शुरू करूंगा। अगर आप लोग नॉर सेट को क्रैक करना चाहते हैं तो यह गलती कभी मत करिएगा जीरो से तैयारी शुरू करने की। आप लोगों को एक कंसेप्ट होता है कि मैं तो जीरो से आप पढ़ाई करना शुरू करूंगा, कभी नहीं करना है। इस चीज को पहचानो कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और आप लोग कितना भी जोर लगा लीजिएगा 100 डेज के अंदर कंप्लीट थ्योरी का पूरी तरीके से रिवीजन नहीं कर पाओगे। थ्योरी कंप्लीट है, माइंड सेट है। कमी कहां पर है? कमी है मोस्ट टॉपिक्स को कवर करने की। जो आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं आपके, उनके लिए आप लोगों को वर्क करना है, उनके लिए आप लोगों को वर्क करना है। याद रखिएगा, आप लोगों को जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, जो 200 टॉपिक्स होते हैं, इनके लिए आप लोगों को फोकस करना जरूरी है। सबसे पहले प्यूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, फोकस ऑन मेन पॉइंट्स। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है भाई। नेगेटिव को कम कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्लिनिकल सिनेरियो के क्वेश्चंस को कैसे निकालें, इमेज बेस्ड के क्वेश्चनों को कैसे निकालें, ये सब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे निकालें, सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस को कैसे निकालें, क्लिनिकल जजमेंट के क्वेश्चंस को कैसे निकालें, टाइम मैनेजमेंट को कैसे वर्क करें, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कैसे वर्क करें। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नेगेटिव को कंट्रोल कैसे करें,
ये सब चीजें आप लोग का 100 डेज के अंदर फोकस होना चाहिए। आपका फोकस जीरो से पढ़ाई करना नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि हमको नेगेटिव कैसे कंट्रोल करना है, हम लोगों को टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, क्लिनिकल सिनेरियो के क्वेश्चंस को कैसे कवर करना है। देखा जाता है प्रीलिम्स कंप्लीट करने के बाद में मेंस तक आता है तो उनका उसमें बोलते हैं यार अब ये सिनेरियो के क्वेश्चंस कहां आ रहे हैं, अभी तो थे ही नहीं। जब हम लोग स्टार्टिंग तैयारी करते हैं जब ये सिनेरियो के क्वेश्चंस नहीं मिलते, फिर मार्केट में उड़ते हुए दुनिया भर के सिनेरियो के क्वेश्चंस आते हैं। उनको तैयारी अभी से करनी है। आप लोग को कॉम्बो जो क्वेश्चन पैक होते हैं, कॉम्बो के जो क्वेश्चन पैक होते हैं, कॉम्बो क्वेश्चन पैक मतलब फंडामेंटल के संग में आप लोग को एमएसएन के क्वेश्चन, एमएसएन के संग में आप लोग को फार्मा के क्वेश्चन, पीडियाट्रिक के संग में आप लोग को ओबीजी के क्वेश्चन, ओबीजी के संग में आप लोग को फार्मा के क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग और कम्युनिटी को सेपरेटली आप लोग रख लीजिएगा। इन बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग को फोकस करना है। अब हम बात करते हैं, ये 100 डेज का पूरा कंप्लीट है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम रिपीटर्स के लिए क्या करते हैं। आपको रिपीटर्स के लिए 3 फेजेस के अंदर बांट देते हैं। टोटल कितने दिन है, 100 डेज है। मैं 3 फेज के अंदर आप लोग की तैयारी बताता हूं। 3 फेजेस के अंदर पहले नंबर पर मैं डिवाइड कर देता हूं आप लोग के लिए फर्स्ट 40 डेज। फॉलो करिएगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो। फर्स्ट 40 डेज के अंदर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो यहां पर आपके सामने मेन सब्जेक्ट के मेन टॉपिक्स का कंप्लीट फाइनल रिवीजन विद अपडेटेड एलएमआर कंप्लीट होना चाहिए। टाइम पीरियड बाउंड करके जो पढ़ा है वही सिलेक्शन लेकर के आया, याद रखिएगा। आप लोगों के सामने फिक्स होना चाहिए कि मेरे को लास्ट मोमेंट रिवीजन पॉइंट बनाने हैं और अभी इन्हीं 40 दिन के अंतर्गत बनाने हैं, याद रखिएगा। अब आप लोगों ने एलएमआर को मेंटेन कर लिया। अब ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं लेकिन लैक ऑफ नॉलेज होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, कावासाकी, डीआईसी, ऐसे टॉपिक्स को इस बार छोड़ने की गलती मत करिएगा। इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है इस बार, तो इन टॉपिक्सों के संग में ही एलएमआर बना लेना है। टाइम लग जाए लेकिन एक चीज फिक्स रखें कि 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को 40 दिन के अंदर अंदर आप लोग को एलएमआर कंप्लीट करते हुए फाइनल रिवीजन कर लेना अपने 200 टॉपिक्स का, फिर टाइम नहीं मिलेगा। यहां पर आप लोगों को क्या करना है बेसिकली समझ लीजिएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने हैं। आपका नर्सिंग प्रोसेस हुआ, एपीएच हुआ, पीपीएच हुआ, या आप लोग को टॉपिक वाइज डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करनी है, याद रखें। सबसे पहले क्या करा आप लोगों ने सबसे पहले एलएमआर नोट्स बनाए, टॉपिक कवर किया, टॉपिक वाइज एमसीक्यू किया, टॉपिक वाइज एमसीक्यू किया और डेली आप लोगों ने एमसीक्यू टेस्ट दिया टॉपिक वाइज। पहले तो किताब के अंदर आप लोगों ने देखो, किताब को आप लोग साइड कर देते हो। सबसे पहले टॉपिक आपने नर्सिंग प्रोसेस का क्वेश्चन आपने जिस बुक के अंदर देखे आप लोगों ने नर्सिंग प्रोसेस का क्वेश्चन कर लिया, एपीएच पीपीएच का क्वेश्चन कर लिया, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का टॉपिक कर लिया, क्वेश्चन कर लिए। फिर उसके बाद में डेली आपको टॉपिक टेस्ट देने। कौन से टेस्ट देने हैं? डेली एमसीक्यू टेस्ट देने हैं टॉपिक बेस्ड। टॉपिक बेस्ड बच्चों याद रखना, एमसीक्यू अलग अलग प्रकार के आते हैं, टॉपिक बेस्ड आते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड आते हैं और आपके सामने मॉक टेस्ट आते हैं। तो पहले 40 दिन के अंदर टॉपिक बेस्ड टेस्ट चलेंगे। अब आता है नेक्स्ट 30 डेज। नेक्स्ट 30 डेज अगले 30 दिन के अंदर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आप लोगों ने टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, एलएमआर भी कंप्लीट कर लिया, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई, पूरी कंप्लीटली तैयार हो चुकी है। अब आप लोग के सामने 2 से 3 सब्जेक्ट आप लोग को टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको रीड करने। यहां पर याद रखें बच्चों चीज क्या है, आप लोग के सामने एक सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग को क्या करनी है कि आप लोग जो अपन के नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनको लिखते नहीं है, आप लोगों को मिस्टेक नोटबुक बनानी है। फर्स्ट स्टेप में आपने एलएमआर बनाया, सेकंड स्टेप में आप बनाओगे मिस्टेक नोटबुक। जिन जिन कंटेंटों पे मिस्टेक हो रही है, चाहे तो वो सिली मिस्टेक हो, डीप मिस्टेक हो, टॉपिक की लैक ऑफ नॉलेज हो, इन सब के ऊपर टाइम मैनेजमेंट हो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो, सभी प्रकार की मिस्टेक्स को नोटबुक में मेंटेन करना है।
कोई टॉपिक्स है पढ़ने के बाद में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जरूर से उस टॉपिक को मेंशन करें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने वो टॉपिक लीव कर दिया, क्योंकि वो आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलेगा, वही आपको मेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। एक बात याद कर लीजिएगा, रिपीटर्स हो, एक बार गलती कर ली है, बार बार गलती नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही है जो एक बार की गलती से सीख जाए। अगर बार बार उसी गलती को रिपीट करोगे तो मनुष्य नहीं है, पशु के समान है। इंसान वो होता है जो अपनी गलती से कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। गलती कहां है पहचानने की कोशिश करिए। आप लोगों के वो टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आते हैं उसकी लैक ऑफ नॉलेज होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, सिली छोटी गलती हो जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है पेपर के टाइम पे। इन सब चीजों को छोड़ दीजिएगा। आप लोगों को सब कुछ अभी कंप्लीट करना है। सबसे पहली बात, लास्ट आपके पास में बोले आपको यहां पर सब्जेक्टिव वाइज, गौर से समझिएगा, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट देने हैं। मैंने पहले 40 डेज में क्या बताया, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, फिर क्या देना है, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट देने हैं बच्चों यहां पर। और अपनी सभी प्रकार की कमियों को कंप्लीट करते हुए, एक प्रकार की वीकनेस बोले तो मिस्टेक नोटबुक को कंप्लीट कर लेना है। वक्त आ जाएगा लास्ट 30 डेज का, वक्त आ जाएगा लास्ट 30 डेज का। कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले तो काल्म रहना है, कूल रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में, एक मॉक टेस्ट इवनिंग में। संग में डिटेल एनालिसिस, संग में डिटेल एनालिसिस। अब आप लोग खुद ब खुद समझ लीजिए, इन दो मॉक टेस्ट के अंतर्गत जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस पे बेस्ड होंगे, प्रीलिम्स और मेंस के बेस्ड पर होंगे। अब आप लोग सोचेंगे सर सिर्फ मात्र 2 पेपर, मैं कह देता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन पैटर्न पे ना जाएं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जाएं। पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन निकाल ले, डिटेल एनालिसिस नहीं किया। इस बार मेरे कहने पर एक काम करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक्स है उनको फिनिश करो। मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो और अपनी मिस्टेक्स को फिनिश करो। अगर आप लोग इस पैटर्न पे चलोगे ना, यकीन मानिएगा एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में 4 से 6 घंटे लगेंगे और उस 4 से 6 घंटे के अंदर कम से कम 200 से 300 क्वेश्चंस आपके पर डे एक शिफ्ट के अंदर कवर होंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि 800 क्वेश्चंस आप लोग डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट चलते फिरते दे देते हैं, कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट देते ही नहीं है कई समझदार, तो वो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही रेशनल को पढ़ लेते हैं, टेस्ट देने की जहमत ही नहीं उठाते हैं। ये सब गलतियों को छोड़ दो। वक्त आ चुका है, कहीं पर भी अगर वीकनेस लग रही है कि मैं इस पैटर्न पे नहीं बढ़ पाऊंगा आगे, अभी का अभी आप लोगों के लिए एक चीज है और वो है बच्चों आप लोग के सामने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का नॉर्सेट 11 2.0 रैपिड बैच। डोंट मिस द चांस। रिपीटर्स के लिए बेसिकली ये बच्चों याद रखिएगा, रिपीटर्स हैं। अगर आप लोग को लगता है कि थ्योरी कंप्लीट नहीं है या फिर कहीं ना कहीं कंटेंट के ऊपर कमी है, आप लोग को चांस मिस नहीं करना है, वक्त दोबारा नहीं आता है। नॉर्सेट 11 2.0 रैपिड बैच आप लोग अभी का भी परचेस कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग को लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर कोर्स कंप्लीट करवा करके आगे की तरफ बढ़ने के लिए बैच आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। अब बात करते हैं आप लोगों से फ्रेशर को लेकर के। किसको लेकर के दोस्तों, फ्रेशर्स को लेकर के। ये लो भाई आप लोग के सामने फ्रेशर की स्ट्रेटजी। अभी अभी डिग्री कंप्लीट करी है या फिर 8 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है और अब आप लोग आप एग्जाम के क्षेत्र में कूद रहे हो, दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे, दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या मैं आपके सामने, आप लोग फ्रेशर है तो बोलेंगे सर इससे बड़े बड़े धुरंधर एग्जाम में आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? मैं कहता हूं बिल्कुल हो सकता है। फ्रेशर्स तो वो लोहा होता है, गर्म लोहा, जिसको जो शेप दोगे वही शेप में ढल जाएगा। करंट नॉलेज है यार तुम लोगों को, तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा पावर बैकअप है। आप लोग को बस अपनाना है 50 + 30 + 20 फॉर्मूला। क्या होता है 50 + 30 + 20 फॉर्मूला? फेजेस को बांटिएगा। आप लोग को 3 फेजेस में तैयारी करना है। पहली फेज है फर्स्ट 50 डेज,
मतलब टाइम पीरियड बाउंड कर लो, 50 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को आपकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। कैसे होगा सर? मुझे तो नहीं लगता, लोग करके दिखाते हैं। 50 डेज के अंदर आप लोग डेली 8 घंटे पढ़ो, मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ो, इसके बाद में दिमाग काम करना बंद कर देगा, याद रख लेना। सर इससे कम पे तो फिर सपना मत सोचो, नॉर्थ सेट 11 को क्रैक करने की सोचो ही मत अगर आप इससे कम पे चल रहे हो। एक नॉर्मल इंसान 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर सकता है, 14 घंटे पे 10 घंटे के बाद में दिमाग काम करना बंद कर देता है। 8 से 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो तो 400 से 450 घंटे आप लोग पढ़ रहे हो, और इसके अंदर आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी कंप्लीट करनी है। संघ में आप लोगों को आधे घंटे डेली नॉन नर्सिंग को देना है, क्योंकि आप लोग के सामने रीजनिंग आ रही है, जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड्स आ रहे हैं, और ये आप लोग के सिलेक्शन के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। रिपीटर्स नर्सिंग पे ज्यादा चलेंगे, आप लोग साइड कट मारते हुए कहां पर लेकर चलो, नॉट नर्सिंग को भी लेकर के चलो, आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। जिस दिन प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, टॉप लेवल की नॉलेज हो जाएगी, बोलेंगे यार मैंने 3 महीने में पढ़ करके और मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मैं डेफिनेटली मेंस को क्लियर कर सकता हूं। और मैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्टूडेंटों का मैं इंटरव्यू लेता हूं, वो सब के सब लास्ट फ्रेशर्स ही होते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, भूलिएगा मत। बस चाहिए क्या? एक सही दिशा से पढ़ाई करना। आप लोग के 50 डेज के अंदर आप लोगों को टॉपिक वाइज, याद रखिएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप लोग अपनी बुक को ले सकते हैं, और संग में टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी देने हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी देने हैं, गलती मत करिएगा। नेक्स्ट 30 डेज 50 + 30 + 20 मतलब अगले 30 दिन के लिए अब आप लोग को करनी है। 50 के अंदर 51 डेज हो सकते हैं, लेकिन 50 की जगह 60 नहीं हो सकता है। 50 दिन के अंदर थ्योरी कंप्लीट करो, आई डोंट केयर कैसे करो, तरीके से पढ़ो। आपके सामने बैचेस अवेलेबल है, नॉर्थ सेट 11 का 2.0 रैपिड बैच, आप लोग उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात करें 30 डेज रिवीजन के अंदर, तो रैपिड रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन करना है। 200 टॉपिक्स को कवर करेंगे सबसे पहले। संघ में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, आई डोंट केयर कैसे पर करना है, और मेंटली पहले ही प्रिपेयर कर लो, करना है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप पे पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली, 50 दिन में जोर लगा के, फिर 200 टॉपिक्स का एलएमआर बना लोगे, और सब्जेक्ट वाइज आप लोग टेस्ट दोगे। अपनी वीकनेस पे वर्क करोगे, अपनी वीकनेस पे वर्क करोगे, वीकनेस की नोटबुक बनाओगे, वीकनेस की नोटबुक बनाओगे। फिर बचता है आप लोग के सामने नेक्स्ट नंबर पे फाइनली 20 डेज, और 20 डेज जो आपके पास में होने वाले हैं, जो 20 डेज आप लोग के पास में होने वाले हैं, इसके अंदर मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है बच्चों, याद रखिएगा। आप लोग फ्रेशर्स हैं, आप लोग को कोई भी ज्ञान नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो एक बात समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, और ढंग से तरीके से बढ़ना है। आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग का जो उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेस है वो आप लोग के लिए सीबीटी बेस्ड का टेस्ट लेकर के आएगा रेगुलर पैटर्न पे, तो जुड़े रहना है अपने लोगों के साथ में। हर मिस्टेक को कंसेप्ट के साथ में क्लियर करना है। कॉमन मिस्टेक जो आप लोग के सामने रहेगी, सिर्फ लेक्चर्स को देखते हैं, क्वालिटी नहीं समझते, कंसेप्ट लॉजिक रेशनल्स होते हैं, क्या होता है कुछ नहीं पता, कंसेप्ट बिना एमसीक्यू अटेम्प्ट कर देते हैं आप लोग, मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस को देते हैं बच्चों आप लोग, रैंडमली रिसोर्सेज के द्वारा। आज इस यूट्यूब पे चलेगा, आज उस यूट्यूब पे चलेगा, आज उसके नोट्सों को देख लिया, आज इसके नोट्सों को देख लिया, नहीं, टारगेट करके पढ़ो, टारगेट करके पढ़ो बच्चों, याद रखना। हर दूसरे दिन स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है, आप लोगों को टारगेट देकर के पढ़ना है बच्चों, टारगेट देकर के पढ़ना है। तो सबसे पहले सीबीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सीबीटी के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आप लोगों के लिए सीबीटी टेस्ट भी लेकर के आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। आप लोगों को इस समय मैंने दोनों डिटेल्स बता दिया है कि आपको फ्रेशर्स हो तो आपको क्या करना है, और अगर आप लोग रिपीटर्स हो तो आप लोगों को क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग के सामने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस इस समय बिग समर सेल लेकर के आ रहा है, जो कि 3 जून तक रहने वाली है। हालांकि मुझे डेट नहीं बतानी चाहिए 3 जून, क्योंकि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है तो अभी तैयारी करनी है। और इसके लिए आप लोग के सामने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेंगे आप लोग को अप टू 90% तक का क्या मिलने वाला है, ऑफ मिलने वाला है। संग में 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिलेगी। इसका मतलब अगर आप लोग 1 साल की आपकी कोर्स की वैलिडिटी है तो एक्सटेंड होकर के अपने आप ही 1.5 साल की आप लोग को मिल जाएगी। यदि आप लोग
20, अगर कोर्स की वैधता को बढ़ाना चाहते हो तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को मिलेगा। कौन कौन से बैचेज हैं? बैचेज है आपके सामने नॉर्सेट 11 का 2.0 रैपिड बैच फॉर द टारगेट ऑफ नॉर्सेट 11, टारगेट टाइम के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, फोकस किया जाएगा नॉर्सेट 11 को। लेकिन आप लोग बिगनर्स हैं और आपका ड्रीम है नॉर्सेट 12 को क्रैक करना, तो आपके सामने फाउंडेशन बैच भी लेकर के आ रहे हैं। दोनों बैचेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेंगे। यदि आप लोग बोलते हैं सर हम लंबे डिस्टेंस के कारण से हम क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको क्लासरूम के मौज मस्ती के संग में पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों के लिए दो बैचेस अवेलेबल है, जोधपुर से भी और जयपुर से भी। जोधपुर और जयपुर से दोनों बैचेस आप लोग को देखने को मिलेंगे बच्चों। और इस समय अगर आप लोग परचेस करते हो तो याद रखिएगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, संग में 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको बताया है डिफरेंस के फ्रेशर्स का और किसका आप लोगों के सामने रिपीटर्स का, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना और इसी को क्रम को आगे फॉलो बढ़ाना है। चलो बच्चों, अब आप लोगों से विदा का टाइम, मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।